हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप लोगों का वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस स्टडी पॉइंट पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखिए हिंदी के लेसन 5 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर करेंगे। ठीक है, तो जो भी बच्चे इस चैनल पे न्यू होंगे सब्सक्राइब बटन दबाना ना भूलें। तो चलिए आज के पहले क्वेश्चन पे हम लोग बात कर लेते हैं। आज का जो देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है वो कह रहा है कि नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहाँ से मिलते हैं। ठीक है, काफ़ी हाईलाइटेड क्वेश्चन है ये, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि नागरी लिपि के आरंभिक लेख जो हैं वो हमें कहाँ से मिलते हैं। राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, दक्षिण भारत से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा नंबर हमारा जो क्वेश्चन कह रहा है वो कह रहा है नागरी लिपि शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन थे। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या है कि नागरी लिपि शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन थे। राइट आंसर क्या होगा, गुणाकर मूले। तो इसी तरह से आप लोग के सामने अच्छे अच्छे क्वेश्चन को हम आज इस वीडियो में कवर करेंगे। तो सारे बच्चे वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। ठीक है, और जो भी बच्चे न्यू होंगे वो कमेंट बॉक्स में लिख कर हमें बताएंगे कि उनको ये वीडियो कैसा लगा। ठीक है, चलिए तीसरे क्वेश्चन की ओर बात कर लेते हैं। तीसरा देखिए काफ़ी अच्छा प्रश्न है, ये प्रश्न है हमारा। करा देखिए अमोद वर्ष कौन था। ठीक है, इस चैप्टर में जो हमारा नागरी लिपि चैप्टर का नाम है इसमें हमारा कह रहा है कि अमोद वर्ष कौन था। तो राइट आंसर हमारा क्या टिक करना है आप लोग को, प्रख्यात राष्ट्रकूट राजा था। ठीक है, अमोद वर्ष कौन था, प्रख्यात राष्ट्रकूट राजा था। आगे बढ़ते चौथे नंबर की ओर। चलिए ये देखिए चौथा नंबर प्रश्न हमारा कह रहा है मिहिर भोज की ग्वालियर प्रशस्ति किस भाषा में है। ठीक है, बहुत ही अच्छा और बेहतरीन प्रश्नों में से एक है। मिहिर भोज की ग्वालियर प्रशस्ति जो है वो किस भाषा में है। तो राइट आंसर क्या होगा, संस्कृत भाषा में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं पांचवें नंबर की ओर। पांचवा नंबर क्वेश्चन जो हमारा कह रहा है कि टकसाल का संबंध किससे है। पांचवा नंबर प्रश्न क्या है, टकसाल का संबंध किससे है। काफी अच्छा प्रश्न ये भी है। राइट आंसर हमारा हो जाएगा सिक्कों से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं छठे प्रश्न की ओर। तो जो भी बच्चे नोट्स नहीं बनाए होंगे वो जरूर बना लीजिएगा इन सारे क्वेश्चंस का, और जिन बच्चों को नोट्स चाहिए वो हमारे व्हाट्सएप नंबर से कांटेक्ट कर आप परचेज कर सकते हो। छठा प्रश्न देखिए कह रहा है देखिए कि गुणाकर मूले की मृत्यु कब हुई थी। इसके अगले क्वेश्चन में हम लोग जन्म भी जानेंगे और जन्म मृत्यु दोनों को जानकर इस क्वेश्चन को यहाँ पे कवर कर लेंगे। गुणाकर मूले की मृत्यु कब हुई थी। तो राइट आंसर होगा 2009 ईस्वी में। ठीक है, अभी कुछ साल पहले हुई थी, लगभग में 10-12 वर्ष पहले। और इसके पहले अगला क्वेश्चन जो देखिए हमारा है ये जन्म वाला है। ठीक है, देखिए यहाँ पे कह रहा है हमारा 7वां नंबर कि गुणाकर मूले का जन्म कब हुआ था। तो राइट आंसर क्या होगा, 1935 ईस्वी। मतलब कि इधर ले लीजिए आप 65 वर्ष और 9 वर्ष, यानी कि 74 वर्ष ये लगभग में जीवित रहे थे। ठीक है, गुणाकर मूले जो कि हमारे इस चैप्टर के लेखक माने जाते हैं नागरी लिपि के। आगे बढ़ते हैं, चलिए आठवां और बेहतरीन प्रश्न देखिए ये हमारा कह रहा है कि गुप्तों की राजधानी को क्या कहा जाता होगा। ठीक है, काफी अच्छा प्रश्न है। चलिए इसके आंसर को जान लेते हैं। राइट आंसर होगा देखिए देवनगर। आपको नीचे में दिख रहा होगा, वीडियो में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है लेकिन आप लोग अच्छे से कवर कर लीजिए कि गुप्तों की राजधानी को क्या कहा जाता है, तो देवनगर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए 9वां क्वेश्चन जो हमारा कह रहा है वो कह रहा है कि देखिए बेतमा कहाँ है। काफी अच्छा प्रश्न है ये, कई बार एग्जाम में पूछा भी है कि बेतमा जो है वो कहाँ है। राइट आंसर क्या होगा, इंदौर के पास। बेतमा कहाँ है जी, इंदौर के पास। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 10वें प्रश्न की ओर। 10वां प्रश्न हमारा कह रहा है देखिए कि गुणाकर मूले का जन्म कहाँ हुआ था। अभी हम लोगों ने इसके पहले पढ़ा गुणाकर मूले का जन्म कब हुआ था, मृत्यु कब हुआ था। अब हमारा जो ये अगला क्वेश्चन है वो कह रहा है गुणाकर मूले का जन्म कहाँ हुआ था। राइट आंसर क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र में। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र में। आगे बढ़ते 11वें प्रश्न की ओर। 11वां हमारा कह रहा है देखिए प्रश्न कि गुणाकर मूले ने विभिन्न विषयों पर कितने निबंध लिखे। बहुत ही अच्छा और हाईलाइटेड प्रश्न है कि गुणाकर मूले ने जो है वो विभिन्न विषयों पर कितने निबंध लिखे थे। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, 2500 से अधिक। 2500 से क्या होगा, अधिक निबंध वो लिखे थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते 12वें प्रश्न की ओर। 12वां प्रश्न हमारा कह रहा है देखिए काफी अच्छा ये भी प्रश्न है। कह रहा देखिए कि नेपाली भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारा, नेपाली भाषा जो है नेपाली भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, देवनागरी लिपि में। ठीक है, चलिए
बढ़ते हैं आगे 13वें प्रश्न की ओर। 13वां प्रश्न हमारा जो कह रहा है वो कह रहा है, देखिए कि भारतीय लिपियों की कहानी किनकी प्रसिद्ध रचना है। ठीक है, काफ़ी अच्छा प्रश्न है ये कि भारतीय लिपियों की जो कहानी है वो किनकी प्रसिद्ध रचना है। राइट आंसर हमारा होगा गुणाकर मूले का। ठीक है, भारतीय लिपियों की कहानी किनकी रचना है प्रसिद्ध, तो गुणाकर मूले की। आगे बढ़ते हैं 14वें नंबर प्रश्न की ओर। काफ़ी अच्छा प्रश्न ये भी है। देखिए 14वां नंबर का रहा है सिद्धम क्या है। बहुत बार एग्जाम में ये पूछा है जी प्रश्न कि सिद्धम क्या है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, एक प्रकार की लिपि है। ठीक है, सिद्धम क्या है, एक प्रकार की लिपि है। चलिए आगे बात करते हैं 15वें नंबर की ओर। 15वां जो प्रश्न हमारा वो कह रहा है इस्लामी शासक का आरंभ जो है वो काल जो है वो कहाँ से है, किस सदी से। इस्लामी शासक का आरंभ काल किस सदी से, राइट आंसर क्या होगा 12वीं सदी से। देखिए ब्रैकेट में हम लोगों ने लिख दिया इसको 12वीं सदी, इस तरह से। ठीक है, चलिए तो जैसे ही आपको ऑप्शन में दिखे यहाँ पे टिक कर देना आप लोग को। आगे बढ़ते हैं आज का। देखिए 16वां प्रश्न काफ़ी अच्छा है, अच्छे से इसको पढ़कर जाइएगा। कह रहा है बेतमा दान पत्र किस समय का है। ठीक है, इसवी यहाँ पे हमसे पूछा गया। देखिए इसका राइट आंसर आपको दिखा देते हैं हम। इसका राइट आंसर होगा 1020 ईस्वी का। ठीक है, याद रखिएगा सारे बच्चे, बेतमा दान पत्र किस समय का है जी, तो 1020 ईस्वी का। ठीक है, चलिए अभी और इस वीडियो में कुछ अच्छे अच्छे प्रश्न को हम लोग कवर कर लेते हैं तो हमारा ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा, चैप्टर 5 वाला। ठीक है, चलिए 5वां नंबर ये देखिए 17वां प्रश्न ये कह रहा है हमारा कि मराठी भाषा की लिपि कौन सी है। पीछे हम लोगों ने अभी पढ़ा क्या पढ़ा था, ये वाला देखिए, एक और पढ़ा था ये नेपाली भाषा किस लिपि में लिखी जाती है, वो था देवनागरी। और ये हमारा मराठी भाषा की लिपि कौन सी है, तो उसका भी राइट आंसर क्या होगा, देवनागरी। ठीक है, चलिए और ये देखिए 18वां, ये काफ़ी अच्छा प्रश्न है, इसको हम बीबीए करवा देते हैं यहाँ पर। चलिए सारे बच्चे इसको नोट करके बीबीए कर लीजिएगा कि हिंदी के आदि कवि कौन है, कौन माने जाते हैं, इसको बीबीए कर लीजिए, इस बार एग्जाम में आने का चांस है पूरा पूरी। राइट आंसर क्या होगा, सरहपाद। देखिए आंसर को समझिएगा अच्छे से, हिंदी के आदि कवि कौन है, सरहपाद नामक कवि थे। ठीक है, आगे बढ़ते 19वें नंबर और आज के बेहतरीन प्रश्नों में से एक पे कह रहा देखिए उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगते हैं, तो राइट आंसर हमारा क्या होगा 8वीं सदी से। ठीक है, और आज के इस चैप्टर के लास्ट क्वेश्चन पे हम लोग बात कर लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन हमारा देखिए कह रहा है कि पहले दक्षिण भारत की नागरी लिपि क्या कहलाती थी। ठीक है, बहुत पहले प्राचीन काल में जो है वो दक्षिण भारत की नागरी लिपि क्या कहलाती थी, राइट आंसर क्या हो जाएगा सिद्धम। ठीक है, तो चलिए ये था हमारा चैप्टर 5 का बुक सॉल्यूशन। बस आप लोग बने रहिए हमारे चैनल पे और सपोर्ट करते रहिए। और जिन बच्चों ने हमारे लर्निंग ऐप ड्रीम क्लासेस को अभी तक प्ले स्टोर से जाकर डाउनलोड नहीं करा है वो ज़रूर डाउनलोड कर लीजिए, और वहाँ से भी आप हमारे बैच क्लास 10th 11th 12th और नीट एसएससी बैंकिंग ये सभी टॉपिक्स को आप क्लियर कर पाओगे। ठीक है, वो भी घर बैठे। तो बस नॉर्मल सा चार्ज है उसका। जिन बच्चों को ये सब सुविधा चाहिए वो हमारे लर्निंग ऐप को डाउनलोड करिए और अभी के अभी हमारे क्लास को ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, और जिन बच्चों को नोट्स वगैरह चाहिए वो हमें व्हाट्सएप पर कांटेक्ट करके हमसे परचेज कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इसी तरह सपोर्ट करते रहिए।